हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कलेक्टिव सिक्योरिटी को पढ़ेंगे। जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामूहिक सुरक्षा का एक प्रश्न आता है, वो किस प्रकार से आता है। प्रश्न रहता है, सामूहिक सुरक्षा से क्या समझते हैं और सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर सामूहिक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमें सामूहिक सुरक्षा के बारे में जानना होगा, उसके बाद सामूहिक सुरक्षा के बारे में इसकी विशेषताओं को भी जानेंगे। अगर सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में अंतर क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो में पहले हम सामूहिक सुरक्षा के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में शक्ति संतुलन के बारे में जानेंगे। उसके बाद सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में अंतर को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा और फिर शक्ति संतुलन में अंतर को जानने के लिए सबसे पहले इन दोनों शब्द को अलग अलग जानना पड़ेगा कि सामूहिक सुरक्षा क्या है और शक्ति संतुलन क्या है। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता क्या है, और फिर शक्ति संतुलन का अर्थ, परिभाषा और इसकी जो विशेषताएं हैं, इसको हमें जानना होगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सामूहिक सुरक्षा से क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं क्या है, इसे हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं सामूहिक सुरक्षा के बारे में। पहले जानते हैं सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी। सामूहिक का मतलब ही होता है एक समूह, यानी लोगों का समूह हो, किसी स्टेट का समूह हो, एक स्टेट दूसरे स्टेट तीसरे स्टेट, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी संस्थान है, जैसे यूएनओ है, तो यूएनओ में जैसे 193 अभी कंट्री है, तो ये सारे लोग मिलके एक समूह बनाता है और इसका ये क्या करता है, तो इसे हम जानेंगे। सामूहिक सुरक्षा का जो विचार है, इसका प्रारंभ सबसे पहले 17वीं शताब्दी से ही माना जाता है, लेकिन सामूहिक सुरक्षा पद्धति यानी मेथड का जो वास्तविक रूप है वो 20वीं शताब्दी में हमारे सामने आया। कब आया? जब 1910 में अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बात होगी यदि महाशक्तियों जो शांति में विश्वास करती है एक शांति संगठन बना ले, जिससे न केवल उनके मध्य शांति बनी रहे बल्कि किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा उसके भंग किए जाने पर यदि आवश्यक हो तो हम लोग एक साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो सामूहिक जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था के विचार को लोकप्रिय बनाने में प्रथम विश्व युद्ध काल में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसे हमें याद रखना है कि सामूहिक सुरक्षा की जो व्यवस्था है, इस विचार को लोकप्रिय बनाने में प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की अहम रोल रहा है। यूएन के रूप में पहली बार कलेक्टिव सिक्योरिटी मेथड संगठनात्मक रूप धारण किया और 1945 में यूएनओ की स्थापना जब होती है तब सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर ही होता है, क्योंकि यूएनओ में जब यूएनओ बना 1945 में, इसकी शुरुआत तो 41 से ही हो रहा था, लेकिन ये जो है पूर्ण रूप से 1945 में बना। तो उस समय मात्र 51 कंट्री इस यूएनओ के दस्तावेज पर साइन किया था, यानी 51 कंट्री का ये एक समूह था। और इसकी जैसे ही स्थापना हुआ, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत का आधार बन गया, यानी सामूहिक सुरक्षा के आधार पर ही यूएनओ की स्थापना किया गया।
जैसे किसी भी देश के संविधान में चार्टर होता है, अनुच्छेद होता है, धारा होता है, उसी प्रकार से यूएनओ में भी चार्टर है, जिसमें कि चार्टर का अध्याय 1, 2, 3, 4, धारा 1, 2, 3, 4 है, उसमें धारा के तहत अध्याय भी है। तो चार्टर के अध्याय 7 तथा महासभा के शांति के लिए एकता प्रस्ताव द्वारा सामूहिक सुरक्षा पद्धति का विकास किया और इसी विचार के आधार पर सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी के तत्कालीन महामंत्री ब्रेजनेव ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए थोड़ा सा हमें संयुक्त राष्ट्र संघ को भी जानना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जानने के लिए आप नीचे वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। इसे पूरा क्वेश्चन ही है, क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये सामूहिक सुरक्षा के आधार पर ही इसकी स्थापना हुई थी। सामूहिक सुरक्षा को परिभाषित किया है जॉर्ज सोजर्नबर्गर ने। इन्होंने कहा है कि एक सुनिश्चित या सुप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर हमले को रोकने के लिए यह विभिन्न राज्यों द्वारा सम्मिलित कार्यवाही करने का एक साधन है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सब राज्यों पर आक्रमण माना जाएगा। जैसे कि नाटो एक संगठन बना जो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका ने नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी संधि जो बनाया है, और फिर इसके अपोजिट में साम्यवादी गुट जैसे कि रूस सब जो थे, ये लोग वर्साई पैक्ट बनाया। तो जो नाटो बनाया, नाटो के एक सैनिक संगठन है। तो नाटो में जितने देश का सैनिक का ग्रुप है, तो इसका एक सिद्धांत था, उसमें कहा गया कि इस नाटो के ग्रुप में जितने भी देश इसमें संगठित है, उस देश के किसी एक के ऊपर अगर हमला किया जाएगा तो सारे देशों के ऊपर माना जाएगा। तो इसीलिए जो है एक सामूहिक सुरक्षा का अवधारणा जो है आया, और इसी के आधार पर यूएनओ को स्थापित किया कि एक समूह बनाएंगे। और इसलिए यूएनओ की स्थापना किया गया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे जो सैनिक और आम लोग जो मारे गए, फिर उससे भी बहुत सारा जो है उससे कई ज़्यादा द्वितीय विश्व युद्ध में जो मारा गया। तब लोगों के मन में एक आइडिया आया कि एक ऐसा संगठन हो जिस संगठन का जो नियम हो, कानून हो, और उसका कानून नियम सारे देश माने, ताकि ये ऐसा स्थिति फिर दोहरा करके ना हो। तो इसीलिए जो है सामूहिक सुरक्षा का जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका है कि किसी एक राज्य पर आक्रमण किया गया आक्रमण सब राज्यों पर आक्रमण माना जाएगा। दूसरा है कि किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वह समस्त अंतर्राष्ट्रीय समाज को चिंता का विषय है। जैसे कि आपको यूएनओ में ही सारे कुछ मिल जाएगा, मानवाधिकार है, बाल संरक्षण है, जितने प्रकार का जो अब सामूहिक बन जाता है, तो उसे कहा जाता है कि किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा, अगर किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा की अगर बात आता है तो उसे जो है अकेले नहीं कहा जाएगा। वो जो उसके ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है तो वह देश अकेले नहीं लड़ेगा, उसके साथ जो है जितने भी कोई भी समूह में, जैसे यूएनओ ही ले लीजिए, यूएनओ में अदर और जो कंट्री है तो वो कंट्री उसके साथ जो है खड़ा होंगे, लेकिन न्याय और अन्याय को देखते हुए
जिसका गलती होगा उसके अपोजिट में जितने भी कोई भी समूह में जितना कंट्री है, जितना देश है, वो सारे लोग न्याय कंट्री के पक्ष में जो है खड़े होंगे। ऐसा जो है इसका आशय है, यानी इसका अर्थ है। आगे है तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट हो गया है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखना है कि आक्रमणकारी के अलावा अन्य सब राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है। जो इसका सार है वो है कि आक्रमणकारी के अलावा अन्य सब राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का तत्व है। संभव है कि इस सहयोग के डर से आक्रमणकारी जो है आक्रमण का विचार त्याग दे। जैसे कुछ दिन पहले जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो हुआ, जो भी लड़ाई हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है या फिर अफ़गानिस्तान के पक्ष में भी कई देश जो है खड़ा हुए और कई देश जो है इजराइल के पक्ष में भी खड़े होकर के जो है इसे, लेकिन सारे लोगों का एक ही उद्देश्य था कि युद्ध को समाप्त किया जाए और जो समस्या है उसे जो है मिल बैठ कर, जो संस्था है, सामूहिक संस्था है, उस मंच पर जो है मिल बैठ के इस समस्या का समाधान करना है। तो ये जो है एक सामूहिक सुरक्षा का एक कॉन्सेप्ट है। अब जानेंगे कि सामूहिक सुरक्षा की मान्यताएं क्या है, क्या इसे मान्यता दिया गया है। तो कई विद्वान जैसे कि हंस जे मॉर्गनथाउ, ऑर्गेन्स्की, एम.वी. नायडू तथा आइनिस क्लॉड ने सामूहिक सुरक्षा के संबंध में कई मान्यताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है कि सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं। दूसरा है आक्रमण को रोकने में सभी की समान रुचि होती है। सही बात है। जैसे अभी जैसा कि हमने कहा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हुआ, तो सारे देश, चाहे कोई भी देश किसी के भी पक्ष में अगर बोल रहा है, लेकिन एक ही बात कह रहा है कि जैसे कि कोई इजराइल को चाह रहा है तो उसका ये कहना है कि नहीं, इजराइल सही है, लेकिन फिर भी इजराइल को एक मंच जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, उस मंच पर इस समस्या को रखना चाहिए। इस समस्या को इस मंच के तहत जो है इसका समाधान को ढूंढना चाहिए। या फिर जो देश फिलिस्तीन के पक्ष में अगर बोल रहा है तो वो भी यही बात कर रहा है कि फिलिस्तीन सही है, लेकिन फिर भी इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर के समस्या को समाधान करना चाहिए। तो ये है सामूहिक सुरक्षा की मान्यता। आगे है कि आक्रमणकारी राज्य की अपेक्षा समग्र की शक्ति अधिक होती है। जो आक्रमणकारी राज्य होता है उसकी अपेक्षा जो सभी की शक्ति है वो ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, कोई अगर मंच है, कोई अगर समूह है, और अगर जो कोई एक देश ही तो आक्रमण कर सकता है, अगर कोई देश आक्रमण कर रहा है तो उसकी अपेक्षा शक्तिशाली जो देश है वो ज़्यादा है। आगे है विश्व शांति शक्ति की अधिकता पर है। फिर आगे राष्ट्रों को पारस्परिक मतभेद भुलाकर आक्रमणकारी के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये जो है सामूहिक सुरक्षा की मान्यताएं हैं। अब आइए जानते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का नेचर कहिए या फिर इसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो सामूहिक सुरक्षा की प्रकृति, नेचर या इसकी विशेषताओं को जो भी कहिए, इसके कई शीर्षक के आधार पर जो है हम सामूहिक सुरक्षा को हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एक सार्वभौमिक संधि है। क्या? एक यूनिवर्सल ट्रीटी है। सामूहिक सुरक्षा जो है एक यूनिवर्सल ट्रीटी है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एक सार्वभौमिक संधि है जो अन्य प्रतियोगी संधियों से अलग है। यह कुछ संगठित राष्ट्रों के विरुद्ध संधि नहीं है, बल्कि प्रत्येक आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध संधि है।
यानी कि कहा जाता है कि ये किसी राष्ट्र का जो है प्रतियोगी की संधि से अलग है। जैसे 2, 3, 4 देश मिल करके किसी अन्य 2, 4 मिल करके जो है किसी अन्य ग्रुप 2, 4 मिल करके जो अदर कंट्री है वो प्रतिभागी के रूप में, जैसे ना हम आगे तो हम आगे बिजनेस में या फिर और आर्थिक मामले में, तो वैसा नहीं है। ये एक संगठित समूह है लेकिन आक्रमणकारी के विरुद्ध है, ऐसा जो है कहा जाता है। इसका जो दूसरा विशेषता है, सामूहिक सुरक्षा विश्व शांति की अभिवृद्धि का साधन है। सामूहिक सुरक्षा की जो धारणा है ये गुटबंदी की पूर्व कल्पना नहीं है, वह विश्व शांति के सिद्धांत को मानकर चलती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की कल्पना निहित हो। तीसरा है, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत संघर्ष को प्रतिबिंबित करने के लिए या प्रतिबंधित करने के लिए सामान्य सहयोग पर बल देता है। सामूहिक सुरक्षा जो है सहयोग पर आधारित है, एक दूसरे का जो है कोऑपरेट किया जाता है। इसमें एक सबके लिए और सब एक के लिए के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। एक सबके लिए है और सब एक के लिए है, तो बहुत अच्छी बात है। चौथा पॉइंट है, शांति स्थापना हेतु यह एक सामूहिक प्रयास है। सारे देशों का एक ही उद्देश्य होता है कि शांति स्थापित किया जाए। चाहे किसी भी देश में अगर किसी भी वजह से अगर अशांत हो जाता है, जैसे कुछ दिन पहले म्यांमार में जो लोकतांत्रिक सरकार जो चुनी गई थी उसे जो है तख्ता पलट करके वहाँ पे अशांत फैला और फिर उसे जो है सैनिक का जो है वहाँ पे शासन हो गया। तो जितने भी अदर कंट्री थे उनका एक ही था कि वहाँ पे जो है शांति स्थापित किया जाए। जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ कि चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक सरकार को भगा करके जो है तालिबानी जो है स्थापित हुआ है। तो तालिबानी जो आया तो कुछ समय के लिए कुछ देश तो चुप्पी साध ली, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे जो है सब अपना अपना जो है मुंह खोला, लेकिन बात एक ही था कि शांति बनाए रखें। आगे है, सामूहिक सुरक्षा दृढ़ और संगठनबद्ध व्यवस्था है, यानी कि एक संगठनात्मक सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, कौन? कलेक्टिव सिक्योरिटी। यह व्यवस्था कुछ मान्य सिद्धांतों पर आधारित संगठनबद्ध और दृढ़ है। इसके कई आदर्श एवं मूल्य है जो कि राज्य को सदैव आक्रमण का विरोध करने को प्रेरित करते हैं, क्योंकि उसका हित आक्रमण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। इसका जो छठा है पॉइंट, सामूहिक सुरक्षा विश्व के राष्ट्रों को पारस्परिक मतभेद को भुलाकर आक्रमणकारी के विरुद्ध कदम उठाने को प्रेरित करती है। अब मान लीजिए कि अगर भारत को पाकिस्तान से हमेशा जो है संघर्ष रहता है, तनाव रहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ जो है किसी अन्य देश का अगर झगड़ा होता है या लड़ाई होता है, युद्ध होता है, तो भारत हमेशा यही कहेगा कि जो भी अगर हो रहा है तो आपसी मतभेद से जो है आपसी मतभेद को भुलाकर समस्या का जो है समाधान कर लीजिए, दोनों मिल बैठ करके जो है कर लीजिए। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो है हमेशा होते रहता है, तो उधर से अमेरिका, उधर से रूस, उधर से चीन, जो जैसा है उसका बस एक ही कहना रहता है कि आप लोग शांति से जो है जो भी समस्या है उसे शांति से निपटा लीजिए। इसका जो सातवां पॉइंट है वो है कि यह व्यवस्था नकारात्मक है तथा शक्ति को नियंत्रित करने का एक साधन है। यहाँ पे साधन होगा। तो ये जो है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र आक्रमण का विरोध करने की भावना से एकत्रित होते हैं और उनका सामूहिक लक्ष्य न्याय, सुरक्षा और सार है। इसका न्याय और सुरक्षा ही सार है, जिसमें कि बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग सामान्य शक्ति की स्थापना से किया जाता है। तो इतना ही है। अब आगे जो है हम पहले शक्ति संतुलन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में अंतर को जानेंगे। तो अगले वीडियो में जो है हम शक्ति संतुलन
को पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।